Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast hosted by BNU Entrepreneur Society. I'm the president of this society, Hamza Hanif, और आपका आज का host. And we are extremely lucky क्योंकि आज हमारे guest one of the biggest local fast food chain के owner और very humble person जो कि इस बात में मुस्कुरा रहे हैं, हारिस हबीब भाई. तो हारिस भाई, thank you for joining us. Thank you very much for the invite, और hopefully this will go well. इंशाल्लाह. ओके, तो हमारे शुरू के क्वेश्चंस थोड़े जेनेरिक होंगे और फॉर द ऑडियंस टू नो, हमारा पहले सेशन हो चुका है, एक बीएनयू के अंदर ऑडियंस बेस्ड सेशन हो चुका है और हमारी काफ़ी बातचीत भी हो चुकी है. तो शुरू जेनेरिक क्वेश्चन से करेंगे. सबसे पहले डेली से पहले, बिकॉज वी आर एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट्स जो कि अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो डेली से पहले व्हाट वाज हारिस हबीब लाइक एज अ स्टूडेंट? As a student, I wasn't very studious कि मैं मतलब कि हर वक्त बस पढ़ता रहूँ, लेकिन during my I used to मतलब कि study मतलब कि ठीक पढ़ता था कि I wanted to do well in studies as well, कि ये नहीं, लेकिन I created a balance between my student life and my sports life. मैं sports भी करता था साथ. I was an aspiring cricketer. Was never the best cricketer, but मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं अपनी यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में कैप्टन भी था. अगेन आई वाज इन द बेस्ट अमंगस्ट द 11 प्लेयर्स से, उनमें से कोई बेस्ट प्लेयर मैं नहीं था, लेकिन आई वाज स्टिल द कैप्टन. आई वांटेड टू लीड द टीम. मेरे अंदर वो जो कहते हैं ना जरासीम थे टू लीड द टीम, वो थे. तो जिसने भी मुझे कैप्टन बनाया तो प्रॉब्ली उसने वो चीज़ देखी होगी, तो गेव मी द कैप्टनसी. लेकिन जो ड्यूरिंग मैं स्कूल लाइफ की बात नहीं कर रहा, ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी लाइफ, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ वो यूनिवर्सिटी वाली ज़्यादा थी. तो ड्यूरिंग 6 years जब मैं यूनिवर्सिटी में था, 4 years ऑफ बैचलर्स एंड 2 years ऑफ मास्टर्स, तो इट वॉज़ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. कि वहाँ से ना जो कह लें कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो टू लीड अ टीम कह लें, नॉट जस्ट क्रिकेट बट वैसे भी ओवरऑल मैं बहुत सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी में करता था. मुझे अंदर वो एक इंस्टिंक्ट था टू डू माई ओन थिंग, कि कोई बिज़नेस करना अपना. तो वो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बड़ी अर्ली स्टार्ट कर दिया था. इस तरह कि व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि ना ही रिसेंटली मूव टू कैनेडा. उसने कनाडा जाके मुझे कहा कि आई वांटेड टू मेक सम ना क्रिकेट की किट्स मुझे वहाँ पे चाहिए. तो उस वक्त शायद वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता होगा, तो मैंने उसको, इवन दो मुझे नहीं पता था कि ये क्रिकेट की, मैं बड़े अर्ली ये चीज़ें बता रहा हूँ कि क्रिकेट की किट्स कहाँ से बननी, कैसे बनती, मुझे नहीं आइडिया था. लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं बना लूँगा. और सिंपल था कि रिसर्च थोड़ी सी करनी पड़ती थी कि कहाँ से क्या चीज़ बन रही है, कैसे बन रही है. जो चीज़ रिक्वायर्ड थी उसको वो मैंने प्रोवाइड कर दी. मैंने उसको प्राइस बताई, तो उसने मुझे कहा यार ये तो बड़ी सस्ती बन रही है. तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा ये तो महंगी है थोड़ी सी. तो फिर मैंने उसको अच्छे प्रॉफिट पे बेची. वही चीज़ अच्छे प्रॉफिट पे बेची. दैट वाज द फर्स्ट कह लें कि जो बिज़नेस की चीज़ मैंने की थी, जो मैंने अपने पैसे खुद अर्न किए, दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मैंने की थी. अगेन सेकेंड ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी लाइफ. और उससे जो मुझे प्रॉफिट आया था, मैंने उससे टीवी ख़रीदा था. अच्छा. तो वो टीवी आज तक मेरे पास है, कि वो मैंने रखना है अपने पास बस उसको. तो दैट वाज द थिंग कि वो मतलब कि एक थोड़ा सा पैशन था उस चीज़ का. उसको टीवी को देख के ना मुझे एक्चुअली रिकॉल, मैं ये स्टोरी हमेशा रिकॉल करता हूँ उस टीवी को देख के, तो वो मुझे याद आता है. फिर बेसिकली वो आपका फर्स्ट बिजनेस वेंचर था? बिजनेस वेंचर ने कह लें, वो दैट वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट कि मुझे वहाँ से एक अर्निंग हुई थी. दैट वाज द मोटिवेशन कि यार ये तो चीज़ और चल सकती है. तो मैंने उसके अंदर एक्चुअली प्रोग्रेस भी किया. मैंने फिर सोच लिया था, क्योंकि मैं उस चीज़ के अंदर जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो दैट वाज सेकेंड ईयर. फिर मैं टिल 6th ईयर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी इंडिविजुअल मतलब फ्रीलांसिंग करता था. जो यूनिवर्सिटी की टीम्स होती थी, फुटबॉल की, क्रिकेट की, इवन यूनिवर्सिटी के एक आधे पूरा प्रोजेक्ट मैंने उठाया हुआ था जो मैं यूनिवर्सिटी किट्स वगैरह बना के देता था. तो इट वाज अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल फॉर मी. तो मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं इसी को परस्यू करूँगा आफ्टर माई मास्टर्स या बैचलर्स, लेकिन फॉर सम रीज़न और द अदर वो मैं उसको परस्यू नहीं किया. मतलब बोरियत हो जाती है? नहीं, बोरियत नहीं हो जाती. वो बड़े एक्साइटिंग था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो मतलब मेरी अपने को ऑब्वियसली प्लांट नहीं था इस चीज़ का. मैं आउटसोर्स कर रहा था किसी से. तो जो लोग बना रहे थे, एक प्रोजेक्ट एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैंने ना किसी से जैकेट्स बनवाई थी. वो जैकेट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैंने वो मतलब कि एज एन बड़ी आम सी जैकेट थी, लेकिन सिंस वो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बेचता नहीं था, तो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी. तो मैंने वो जैकेट्स बनवा के यूनिवर्सिटी के अंदर बेचना शुरू कर दी. तो मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली कि जिससे मैं बनवा रहा हूँ उनका जो
उस फैक्ट्री का जो ओनर का बेटा जो वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी में। तो उसने कहा ये तो मैं डायरेक्ट, जब मेरी फैक्ट्री से बन के आ रहा है तो मैं खुद क्यों ना बेचूं। तो उसने भी वही प्रोडक्ट ला के बेचना शुरू कर दी। तो दैट डे आई रियलाइज कि ना कंपटीशन जो है ना वो अनलेस के यू आर, वो मैं फॉर एग्जांपल अगर 1500 के बेच रहा था वो 1200 के बेचना शुरू हो गया। तो प्रॉफिट तो वो भी ले रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वो ऑब्वियसली एक मतलब कि ये दिस वाज द फर्स्ट मार्केट कंपटीशन जो मैंने ज़िंदगी में कभी फेस किया था। देयर इज ऑलवेज समवन जो कि आपसे चीपर बेच सकता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि प्राइस को एज अ यूएसपी रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमेशा आपके कोई ना प्राइस सेटिंग करके एक बंदा आपसे कैन नेवर बी यूएसपी मेरे नज़दीक। प्राइस कैन नेवर बी यूएसपी। प्राइस कैन बी योर कंपेटिटिव एडवांटेज कि भाई एक प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ अ माइक, ठीक है, अब ये माइक सिर्फ आपके पास है बेचने के लिए, राइट, तो आप इसकी जो मर्जी प्राइस सेट करें, लेकिन जब इसके मार्केट के अंदर और भी लोग बेचना शुरू हो जाएंगे तो मतलब नेचुरली इसकी प्राइस नीचे आएगी। कि वो आप प्राइस पे बेच रहे थे कि सिंस दिस वाज द ओनली थिंग। जब आप फूड के अंदर भी आते हैं, इफ़ ए प्रोडक्ट इज एज सच के उसका कोई कंपटीशन नहीं है तो वो तो आप जिस मर्जी प्राइस से बेच सकते हैं इफ़ द कस्टमर इज़ विलिंग टू पे दैट प्राइस। लेकिन जब आप वही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर और भी लोग बेच रहे हैं तो इट्स कॉल्ड मार्केट कॉम्पिटिशन। उस कंपटीशन के अंदर कंपेटिटिव फोर्सेस और भी क्या क्या ऐड होके वो आपकी प्राइस ना फिर मार्केट डिफाइन करती है कि इसकी ये प्राइस होगी। तो दिस इज़ अ सिंपल थिंग, ये ओपन मार्केट होती है। ऐसे ही है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट थे इकोनॉमिक्स के भी कि सप्लाई एंड डिमांड में बेसिक पे सब चीज़ चलेंगी। एग्जैक्टली। तो वो आपने फिजिकल रहते हुए भी बहुत जल्दी अर्ली ऑन स्टेजेस पे ये चीज़ सीख ली। बिल्कुल। तो उसके अलावा हारिस भाई, अब आपका पता लग गया कि आप कैप्टन थे क्रिकेट टीम के। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि क्या मैनेजरियल रोल में रहना उस एज से, जैसे कि इफ़ समवन एक डेजिग्नेटेड रोल पे किसी सोसाइटी में, किसी टीम में, किसी भी चीज़ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो इन योर एक्सपीरियंस उस चीज़ ने आपको हेल्प किया लेटर ऑन टीम मेरे ख्याल में? लीडरशिप? मैं अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, जब कभी इस तरह के सेशंस के लिए मुझे बुलाते हैं तो मैं सबसे पहली बात ये करता हूँ कि एट द टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये मुझे फ्यूचर लाइफ में भी हेल्प करेगा। लेकिन यस, जब आज मैं देखता हूँ तो वो जो क्रिकेट ग्राउंड था उसमें जो मैंने क्रिकेट टीम लीड की, कि उसमें मसले भी बहुत सारे आए, बड़े मतलब कि हार्ड डिसीजंस भी आप लेने पड़ते हैं बीइंग अ कैप्टन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू प्ले 11 प्लेयर्स, ठीक है, तो उस 11 प्लेयर्स में से जनरली इफ आई वाज इन 4th ईयर आई वाज कैप्टन, तो 4th ईयर में भी और भी प्लेयर्स होंगे, उनको बिठाना ओवर जूनियर प्लेयर्स कि वो माइंड करते थे यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें कैसे बिठा दिया। या अगर मैं एक प्लेयर को खिला रहा था, ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर फर्स्ट 3 years, लेकिन जब व्हेन आई बिकेम द कैप्टन मैंने उसको ढूंढा कि यार ये प्लेयर किधर था, क्योंकि मुझे ये फील आती थी कि इफ़ ही इज़ इन द टीम तो मुझे मतलब आई कैन ईजिली लीड द टीम। मैं उसको जानता नहीं था, ही वॉज नेवर माई फ्रेंड बिफोर द टाइम, जब तक वो खेला नहीं। तो इवेंचुअली हुआ ये कि मैं उसको ढूंढ रहा था, 4th ईयर में ही बिकेम माई टीए। वो मेरे टीए बन के आया क्लास में, तो मैंने कहा ये तो वही बंदा जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो मैंने उसको ना अपनी टीम में डाल दिया। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझ पर ना एक इल्ज़ाम लगे कि इसने अपने टीए को बना दिया है, अपने टीए को खिला रहा है, और ही वॉज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ अ टीम, मतलब वो ही वॉज परफॉर्मिंग वेल। तो अब उसके बाद तो ऑब्वियसली जब उसने खुद ही परफॉर्म कर लिया तो एवरीवन वाज साइलेंस्ड कि बट चलो ठीक है, ही वॉज परफॉर्मिंग, बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड नाउ। और फर्स्ट 3 years मैं उसको यूनिवर्सिटी में कभी जानता भी नहीं था हु वाज ही और क्या, मगर अब ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं टीम लीड करने में ना, प्रोबेबली मैनेजरियल स्किल्स उस वक्त डेवलप हो रही थी, और अब जाके वो हेल्प करती हैं डायरेक्टली। यस, वो उस फील्ड के अंदर नहीं है, लेकिन यस इट डज हेल्प। देयर वाज अ टाइम जब मैंने ऑन द स्पॉट खड़े खड़े लोगों को फायर किया, बिकॉज नॉट बिकॉज कि मुझे दिल चाह रहा था मैं उनको निकाल दूँ। फायरिंग इज़ इंपॉर्टेंट बाय द वे। ये पाकिस्तान में एक होता है कि हमारे मॉरल्स या ये चीज़ें ना काफ़ी लोगों को इजाज़त नहीं देती, बट जहाँ तक मैंने कुछ कंपनीज़ में देखा, या मैं अपना भी जो छोटा मोटा स्टार्टअप है, जितनी जल्दी मैंने वो बंदा निकाल लिया ना जो इन्वायरमेंट ख़राब कर रहा था, उतनी जल्दी हमारे असल पॉइंट यही है कि वो आपका ना कल्चर ख़राब कर रहा होता है। जहाँ पे आप उस कल्चर को ख़राब होने देते हैं ना, तो वो एक पॉइंट आता है जब वो कल्चर इतना ज़्यादा इनबिल्ट हो जाता है कि आपको उसको चेंज करना बड़ा मसला हो जाता है। दिस वाज एक्चुअली द प्रॉब्लम जो हमने इनिशियल ईयर्स में फेस की थी, कि इट वॉज एन ऑल इंक्लूसिव मॉडल डेली कि भाई आप अगर किचन में भी काम कर रहे हैं तो आपका 100% इनपुट है डेली के अंदर कि अच्छा हमने ये चीज़ बेचनी है, अच्छा ये चीज़ नहीं बेचनी, कस्टमर ये कह रहा है। आई ऑलवेज यूज टू बिलीव पीपल वर्किंग इन द किचन कि वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, कि वो मेरे साथ कैसे झूठ बोल सकते हैं। बट एक पॉइंट आया जब ये सारी ना जो रियलिटी मेरे सामने खुल के सामने आई, तो आई वॉज ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड कि यार इतनी पुरानी टीम है, 2-3 साल से हमारे साथ हैं, मैं इनके मतलब आई यूज टू केयर फॉर देम अलॉट, उनके साथ मैंने ऑल आउट जाके जितना भी बेनिफिट मैं दे सकता था उनको मैंने दिया इन माई ऑल कैपेसिटी, जितना मैं कर सकता था। लेकिन जब मुझे पता लगा ना कि यार ये तो
अंदर ही बैठ के हमें दीमक की तरह खा रहे हैं। ये चीज़ तो फिर देयर वाज अ टाइम कि हमने ना उस पर सीरियस एक्शन लिया। फिर आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ना ये सबसे बड़ी एक चीज़ जो कि मैं जब किसी को बोलता हूँ ना समझता नहीं मेरी बात को कि मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जितनी ज़्यादा होती है ना, और स्पेशली उन लोगों के साथ होती है जो कि ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। बिकॉज मेरी सबसे अच्छी बात भी, और मैं आपके अंदर ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप में मुझसे बहुत ज़्यादा है ये चीज़, ठीक है, कि आप अगले बंदे को देखते होंगे कि यार अगर मैं इसको इस चीज़ में क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो वर्सेस पॉइंट में भी उसकी क्रिटिसिज्म नहीं सही हो। ठीक है, तो जब हम ये करते हैं ना, जब हम लोगों को वो देना शुरू करते हैं, वो एरिया वो फैलता रहता है, और इतनी हद तक फैलता है कि उसके बाद आपके मुंह पे चीज़ आती है। एग्जैक्टली। और बीइंग अ बॉस, बीइंग अ फाउंडर, बीइंग अ सीईओ, जितने मर्जी हम ये अपने साथ टैग ना लगवाने चाहें, ठीक है, वो इंसान जिसको आप सबसे बड़ा देते हो या वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसको आप सबसे ज़्यादा देते हो, वो आपको सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत फाइन लाइन होनी चाहिए उसके बीच में कि यार आप उनको आप समझो, बिल्कुल समझो, आप फेयर समझो, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर रहना पड़ता है काफ़ी लोगों के साथ। आपकी स्टोरी में मेरे ख्याल से ऐसा ही है। उसमें ना एक्चुअली होता ये है कि जितनी ज़्यादा स्पेस मुझे होता है कि यार अगले बंदा जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना उसको स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने आप को अपने परफॉर्मेंस दिखाए। अगर उसने हमारी ही लाइंस पे चला है ना कि ये हम रोड मैप बना के दे दें, तुमने आज ये टास्क करनी, कल ये टास्क करनी, परसों ये टास्क करनी, तो वो कर तो लेगा, लेकिन उसमें उसका पोटेंशियल हमारे सामने नहीं आएगा कभी भी कि उसको जिस काम के लिए रखा है वो उससे बढ़ के उसने काम करना है ना। बेसिकली उसका जो पोटेंशियल है उसको उस पर हायर किया हुआ है, रादर देन कि वो जो हम काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वही काम करना शुरू कर देते, फिर तो देयर इज़ नो पॉइंट इन हायरिंग एनी अदर पर्सन। लेकिन वो तब, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये होता तब है जब आपने ना उनको टोटली एट देयर ओन फ्री विल छोड़ दिया है और वो कंपनी के अंदर जो मर्जी बात करते रहें, जो मर्जी कहते रहें। मेरा काम ऑब्वियसली प्रोडक्ट, हमारा फूड रिलेटेड प्रोडक्ट जो है, मैं किचन की अगर बात करूँ ना, किचन में फ्री राइडर्स का ना कोई काम नहीं है अब। फ्री राइडर्स इन द सेंस कि इनिशियली वी यूज्ड टू से कि ठीक है बर्गर, वो कहता था कि ये आज ना फॉर एग्जांपल पैटी नहीं सही है, हम कहते थे अच्छा पैटी नहीं सही, पैटी क्यों, हम डायरेक्टली वेंडर को कॉल कर दिया हमने। लेकिन इवेंचुअली हमें पता लगा कि दे वर प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स इनसाइड। ठीक है, वो जो गेम्स थी वो आइसे अगेन, जब मैं अकेला था, व्हेन आई वाज अलोन, तो मैं सारे एवेन्यूज देख रहा था, फाइनेंस भी देख रहा था, मार्केटिंग भी देख रहा था, प्रोडक्ट भी देख रहा था, ऑपरेशंस भी देख रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं देख रहा था। लेकिन जब this became a company, there were more partners in it, we became मतलब कि पार्टनर्स कह लें, या एक कंपनी जब बन गई ना, फॉर्मुलेट हो गई, तो एवरीबडी हैड देयर ओन रोल। मेरा रोल डिवाइड होके आई वाज लिमिटेड टू ऑपरेशन मार्केटिंग, एक आधे दो पार्टनर्स फाइनेंस देख रहे थे, एक और डिपार्टमेंट देख रहा था। तो वो जो डिपार्टमेंट्स है ना उसको हमने डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया ना तो असल जो उसकी रियलिटी ना तब सामने आई, क्योंकि एवरीबडी हैड देयर ओन एक्सपर्टीज। पार्टनर्स बाय द वे शुरू से थे? नहीं, शुरू से नहीं। यू वर द फाउंडिंग? हाँ, आई स्टार्टेड ऑफ डेली डेली बैक इन 2017 के अंदर पार्टनर्स ऐड हुए थे। और आर दोज ऑल फाउंड, यानी कि ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू आंसर अगर ये चीज़ है, मैं डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछना चाह रहा, बट एज अ फाउंडर, क्योंकि देखें जब कोई बंदा स्टार्टअप करता है ना, मैं एक बिल्कुल स्टार्टअप फाउंडर के, जो मुझे भी नहीं पता हफ्ते तक रहना कि नहीं रहना, क्योंकि तंग आ चुका होता हूँ, और उस वक्त ना एक बंदा चाहिए होता है जो कि आप इस चीज़ से गुजर चुके होंगे कि वो उतनी ही पेन ले रहा हो आपके बिज़नेस की जितनी आप ले रहे हो। क्योंकि आप अगर हायर भी कर ले तो अच्छे से अच्छे पैसों पे कोई बंदा, आप कहते हो मैं ब्रेक इवन चल लूँगा, सारा प्रॉफिट ये ले लें, मेरे उस बिज़नेस से स्ट्रेन हो जाए, नहीं मिलता जब तक वो ऑब्वियसली आपका पार्टनर ना हो, को फाउंडर ना हो। तो लेकिन एक मसला ये होता है कि एक्विटी देते हुए ना लोगों की जान जाती है, स्पेशली अगर आपने एक बिज़नेस शुरू से खड़ा किया है, आप उसके लिए सही, आपका ख़त्म हो गए अंदर से, नींदें हराम हो गई, सब कुछ हो गया, फिर मेरे पास कोई बंदा आके कहता है ना कि यार आजा इक्वल बन जाते हैं, तो ये चीज़ कर लें, तो वो चीज़ एक सेइंग है कि इधर ना लोगों को पकी पकाई देख खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उस देख को पकाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता। वो कहते हैं अच्छा अब स्टेप, मैं बड़ी लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। जो ये पार्टनर्स हमारे हैं इनमें से एक दो वर वेरी गुड फ्रेंड्स, एक दो को मैं जानते नहीं थे कभी भी, दे वर नेवर, मतलब आई नेवर न्यू कि दे इवन एग्जिस्टेड ना। तो वो तो एक रैंडम किसी के थ्रू हमें वो जो भी एक सर्कल बना, हमने जाके वो पार्टनरशिप डील साइन की, दोनों सब ने मिलके। उससे बिफोर दैट 2017 में अगर ये पार्टनरशिप हुई, तो बिफोर दैट when डेली was struggling back in 2016-17 का जो पीरियड था बड़ा क्रिटिकल पीरियड था कि इन अर्ली 2017 आई डिसाइडेड कि डेली मतलब बंद करना है अब हमने। तो उसका मैंने अपना बैकअप प्लान जो लाइफ का 17-18 पे 2017 के स्टार्ट में आई डिसाइडेड कि अब डेली बंद करना है।
तो उसके देवर रीजंस के वो इट वाज एग्जिस्टिंग ऑन अ सिंगल ब्रांच, उसकी जब तक एक्सपेंशन नहीं होनी थी तब तक डेली डेली नहीं चलना था, वो एक सिंगल ब्रांच पे नहीं सर्वाइव करना था। द ब्रांच वाज प्रॉफिटेबल बट वो प्रॉफिट ऐसा नहीं था कि मैं उस पर ना सर्वाइवल अपना इजीली कर सके। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हम बंद भी कर दें तो हम कोई और चीज़, मैं कोई और चीज़ कर लूँगा। मेरे पर अपने अंदर सेल्फ बिलीफ इतना है कि इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग आई विल डू इट बाय हुक और बाय क्रुक, किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। मैं रिप्रिकॉशंस नहीं, कोई भी डिसीजन लाइफ में लेने से पहले मैं ये नहीं सोचता कि इसको फॉलो आउट किया आएगा। अगर वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है ना तो बस मैं ले लेता हूँ, अगर वो इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली नहीं। आपके अगर जो पार्टनर्स हैं क्या वो डिसीजन मेकिंग में स्टेक होल्डर्स हैं या? मैं इस पे आता हूँ। इनिशियली जब हमने 2017 में जब ये पार्टनरशिप की थी तो द पार्टनरशिप वाज नेवर जो अभी जिस तरह चल रही है, उसमें ये था कि आई विल बी एन एक्टिव पार्टनर अलॉन्ग विद वन ऑफ द पार्टनर्स, कि हम दोनों चलाएंगे, बाकी 2 स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे वो एज एन इन्वेस्टर होंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि एवरी वन वॉज ऑफ द सेम एज ग्रुप। जब डेली जब कोई बिजनेस चल रहा होता है ना, मेरे ख्याल में बड़ा एक्साइटिंग पीरियड होता है कि एवरी वन इज़ इन्वॉल्व कि ना उसको कैसे ग्रो करना है और बेहतरी कैसे हो सकती है, अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो एवरी वन गॉट इन्वॉल्व एट अर्ली स्टेज कि सबको नज़र आया कि इसमें पोटेंशियल है, तो लेट्स ग्रो इट। और इसको किस तरह ग्रो करना है उसके लिए सब हम बैठते हैं, हम बड़े डेली बेसिस से मिलते थे और सिर्फ डेली डिस्कस नहीं कर रहे होते थे, पूरी मार्केट फोर्सेस हम डिस्कस कर रहे होते थे, इंटरनेशनल ब्रांड्स डिस्कस करते थे। नॉट दैट कि हम बस बैठ के इसलिए डिस्कशन करें, वैसे ही इट वाज पार्ट ऑफ डिस्कशन। और फ्रेंड ग्रुप था बेसिकली, यानी फ्रेंड्स को आप पार्टनर पे लाए हो कि वो गलती नहीं की? मतलब कि ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके साथ ना एक्वेंटेंसेस थे। हाँ एग्जैक्टली, वो कोई इतना नहीं था कि हमने रेस्टोरेंट खोलना है। एवरी वन बस वो समझे एक नेचुरल अलाइंस बना था और कोई हमने ये सोच के नहीं बनाया था कि यार तुम भी रेस्टोरेंट खोल लो मेरे साथ आके, तुम भी पैसे लगा लो, ऐसा नहीं था। वो एक नेचुरली सब कुछ बनता कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी कि कैसे वो हुआ। लेकिन वो जब सारे पार्टनर्स आ गए तो बस वो एक समझे कि एक फोर्स बन गई। वो अब सब अपना अपना काम करते हैं और एज अ टीम हम चलते हैं। कोई भी डिसीजन होता है इट इज़ द डिसीजन ऑफ द कंपनी। प्योर डेमोक्रेसी है, वी आर 5 पीपल जो डेमोक्रेटिक डिसीजन में पार्ट प्ले करते हैं। अगर वो 3-2 हो गया तो इट इज़ अ कंपनी डिसीजन। वो ये नहीं हो सकता कि 2 लोग कहें कि बाद में, अगर वो डिसीजन गलत भी हो सकता है। काफ़ी डिसीजन ऐसे होते हैं जो आप लेते हो वो नहीं पुल ऑफ उस तरह होते कि जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो वो ये नहीं होता कि यार 2 बंदे कहें मैं तो ये कह रहा था, मैं एट टाइम्स ये कह देता हूँ। लेकिन एज अ फाउंडर यार आप अपने बिजनेस किसी और को इक्विटी पकड़ा रहे हो, ऑब्वियसली वो काम कर रहा है, बट वो जो डिसीजन लेना होता है ये एक बड़ा हार्ड डिसीजन है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जान जा रही होती है। जब मैं अकेला था ना, नहीं जान तब जाएगी जब आपको पता है कि यार ये तो ग्रो कर रहा है और मैं फिर भी किसी को इक्विटी दे रहा हूँ। जब आपके पास नथिंग टू लूज है तो वो अगला बंदा आप इन्वेस्ट कर रहा है। तो आई हैड दिस मेरे पास जो एक मेजर जो मेरे ऊपर वो था ना प्रेशर था, वो ये था कि यार अगले बंदे ने किसी कुछ सोच के ये पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। जब उसने पैसे लगाए हैं तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज़ मैंने कमिट की है ना वो एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं जाके नज़र आनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ की एफर्ट हो रही है। वो चीज़ पुल ऑफ होती नहीं होती, उनके 100% श्योर उनके माइंड में भी था कि यार ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर ये था कि जब मैंने चीज़ कमिट की है तो आई हैव टू परफॉर्म, जो भी हो जाए, मतलब कि हमने इसको करना है। लेकिन द बेस्ट पार्ट अगेन जो था वो उनके पार्ट पे था कि वेरी अर्ली दे रियलाइज के ना ये अकेला नहीं हो सकता काम, हर डिपार्टमेंट अलग अलग चलना चाहिए। तो वो रादर देन हायरिंग एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर दिस प्रोसेस, उन्होंने इंटरनली हमने सब ने डिसाइड कर लिया कि यार सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं। तो वो आपके ज़िम्मे कौन सा डिपार्टमेंट? ऑपरेशन एंड मार्केटिंग, और अभी तक वही है, ठीक है। फाइनेंस द बेस्ट। जो मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट का ना एक मिसकंसेप्शन है कि खाना आपका अच्छा होना चाहिए तो आपका रेस्टोरेंट चलेगा। खाना कोई भी अच्छा बना सकता है। कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट मैं नहीं समझता कि जो बंद भी हुए हैं वो इस वजह से बंद हुए हैं कि वो गंदा खाना दे रहे होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत कम होंगे। जो रेस्टोरेंट्स गिरते हैं या जो नहीं चलते, द ओनली रीज़न इज़ कि वो प्रॉफिट नहीं बना रहे होते। और जब वो प्रॉफिट नहीं बना रहे होते तो वो मतलब कि आप किसी भी लेमैन से जो जिसका रेस्टोरेंट बंद हो आप उससे पूछेंगे यार तुम्हारी कॉस्टिंग गलत तो नहीं थी कहीं, वो कहेगा यार नहीं मैं कॉस्टिंग करता था, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट भी थी, लेकिन जब एंड ऑफ डे जब मंथ एंड हम करते थे तो हमें प्रॉफिट नहीं होता था। द ओनली रीज़न वॉज कि उनके जो फाइनेंसेस हैं ना वो गलत तरीके से हैंडल हो रहे हैं। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट अब जाके इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है कि जो लोग जो पार्टनर्स और जो स्टाफ उनको हैंडल कर रहे हैं ना उनके फिंगर टिप्स के ऊपर है काफ़ी चीज़ें कि ये चीज़ इस चीज़ के फॉर एग्जांपल वेंडर्स को पता है कि इनसे डील करना है। प्रॉबेबली मैं कोई बड़ा क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं जाके मैं गलत भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में
हमारी जो पेमेंट स्ट्रक्चर है टू वेंडर्स वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट अदर मार्केट कंपेटिटर्स। हम वेंडर्स के पैसे बिला वजह नहीं रोकते कि हमने ही अपने पैसे देने, हम 3 महीने नहीं देंगे, 4 महीने नहीं देंगे। वेंडर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल पेमेंट्स कभी कभी डिले भी हो जाए तो वेंडर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी रीज़न की वजह से हो रहे हैं। वो रीज़न उनको क्लियरली पता होती है कि फॉर एग्जांपल कोई रमज़ान आ गया, कुछ आ गया, तो उसमें ओवर स्टॉक हमारे पास एरा उसमें हो गया, तो वेंडर्स समझ जाते हैं। वेंडर्स कभी भी तंग नहीं करते हमें। कभी भी ऐसा टाइम इन 8-10 ईयर्स नहीं आया कि वेंडर ने कहा हमने सप्लाई नहीं देनी आपको क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की। आप हमेशा सही चले हो, यानी कि आप किसी भी बिजनेस में यार अगर अपनी सप्लाई चेन में हर किसी का सही चलते हो तो भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, उन्होंने अपनी फीलिंग्स पे तो नहीं चलना, उन्होंने देखा कि हाँ यार ये बंदा मेरे से अच्छा ट्रीट किया। आप कंपनी के फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट खरीदे, हम कंपनी के सीईओ से तो नहीं मिलते कोई भी। बहुत रेयर होता है कि कंपनी के सीईओ इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें उनके फाइनेंस के वो भी एम्प्लॉय होते हैं। वो कहते हैं यार हमने अपनी रिकवरी करनी है, आप हमें रिकवरी करके दें, पेमेंट दें ताकि उनका साइकिल चलता रहे। उन्होंने तो वो आगे किसी और को आंसरेबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो दे हैव नथिंग टू डू विद अस, या ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन कंपनी। उन्होंने उसके लिए पैसे अगर वो रिकवर करने हैं। एक मज़े की बात यानी कि इस पॉडकास्ट में मैं करना चाहूँगा, उसको मैं नेचुरली लेके इसलिए नहीं जा सकता, मुझे पहले से पता है बात, बट थोड़ी सी हम्बल बिगिनिंग्स ऑफ डेली बर्गर से शुरू नहीं हुआ था। काफ़ी लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता, तो उस बारे में अगर आप बताएं। जो हमारे पहले कस्टमर्स हैं, शुरू वाले कस्टमर्स, दे ऑल नो व्हाट डेली वाज। ठीक है, डेली के पास कभी भी टिल 2016 बर्गर्स थे ही नहीं। जो आज कस्टमर बर्गर्स खाते हैं वो 2016 तक डेली के पास नहीं थे। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कैफे मॉडल टर्न्ड इनटू अ कैंटीन मॉडल। मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी सिंस आई वाज एट अल्फा करीम टावर्स ना, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हम ये चीज़ नहीं ऐड कर सकते अपने मेन्यू के अंदर। जो नाम था ना डेली कोई जस्टिफाई नहीं करते, मतलब किसी एक सर्टेन प्रोडक्ट को नहीं था। उसके नीचे हमने कॉफ़ी शॉप लिखा हुआ था। इनिशियली जब डेली बना था अल्फा टावर्स में, इट वाज सपोज टू बी अ कॉफ़ी शॉप, बट वहाँ पे जाके ना चीज़ें डायनामिक्स थोड़े से चेंज थे। विद टाइम आई रियलाइज कि यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। तो वी वर सर्विंग हलीम, चाइनीज़ एज वेल, दाल, बिरयानी, रोटी, मतलब सैंडविचेस, मतलब यू नेम इट इन द मेन्यू ना। तो अदर देन बर्गर्स में सब था। तो बर्गर्स तो बाद में जाके 2016 में जाके हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से बर्गर्स बनाना शुरू किए, और बर्गर्स मार्केट में कैसे गए दैट इज़ अनदर स्टोरी। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। मार्केट में क्या मतलब कैसे? एज इन पहले तो वी वर लिमिटेड टू अल्फा करीम टावर्स ओनली। ठीक है, अल्फा करीम टावर के अंदर जो कस्टमर था सिर्फ उसको पता था डेली क्या है। हम तो डिलीवरी भी नहीं करते थे हम तो बाहर, क्योंकि इट वाज अ मॉडल जो कि ना 5-6 बजे बंद हो जाता था दिन, मतलब पीक आवर जो आपका स्टार्ट होता था आफ्टर 6-7 PM, तो हम तो 5-6 बजे तक बंद करते थे सिंस वी वर इन एन ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग 6 बजे बंद हो जाती थी, तो हमें भी ये नेचुरली बंद करना पड़ता था अपना। तो मैं एक्चुअली सोचता था कि यार ये अब अगर मैंने एक्सपैंड करना है या एक्स्ट्रा सेल्स करनी है, तो हमने एक्चुअली बिल्डिंग से परमिशन ली कि यार हमें रात को भी खोलने का परमिशन दें। तो उन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि हमने उनसे बातचीत की, सब कुछ किया, तो उन्होंने हमें परमिशन दी। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन इवेंचुअली हमने इवॉल्व किया उसके अंदर। क्या वो जो टाइम हमारे पास होता था, हमने उसमें नई प्रोडक्ट की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी कि यार दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि दिन में सारे कस्टमर्स आ रहे थे, हम प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं करते थे। रात के वक्त हमारे पास एम्पल टाइम था कि कस्टमर हमारे पास था नहीं, तो एवरी इक्विपमेंट वाज ऑन। तो हमने कहा लेट्स वर्क ऑन समथिंग एल्स। हमारे पास इक्विपमेंट जो अवेलेबल था उसी इक्विपमेंट के अंदर रहते हुए हमने प्रोडक्ट डेवलप की। प्रोडक्ट की बेस हमारे पास थी, लेकिन उस प्रोडक्ट में क्या कैसे टेस्ट ऐड करना है, क्या कुछ करना है, दैट वाज प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड। और आपने लोगों को टेस्ट कराया, अपने कस्टमर्स को टेस्ट कराया। हमारे पास बड़ी ओपन ऑप्शन थी कि हम मेन्यू के अंदर ना, क्योंकि वो लिमिटेड कस्टमर्स थे डेली बेसिस पे जो सेम कस्टमर्स थे, दे ऑल्सो वांटेड कि यार कि हमें कोई नई चीज़ मिले खाने के लिए। वो एक ही फूड कोर्ट था जिसके अंदर ना कुछ चीज़ें मिलती थी जो लिमिटेड चीज़ें थी। ठीक है, तो आप कस्टमर कहते हैं यार डेली मैं आता हूँ, नीचे कोई नई चीज़ मिलती है, तो वो जो नई चीज़ ऑफरिंग होती थी ना, हम ब्लैक बोर्ड हमने रखा होता था, हम उस पर लिख देते थे कि टुडे स्पेशल ये है। तो कस्टमर आके ना वो ट्राई ज़रूर करता था। 10 लोग ट्राई करते थे, 15 लोग ट्राई करते थे, लेकिन ट्राई ज़रूर करते थे। उनका जो फीडबैक होता था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। उस फीडबैक के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को रीडिफाइन करते रहते थे। अच्छा ये फीडबैक आया, इसमें ये चीज़ ऐड करके देखते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिनका ना हमें बड़ा अच्छा वो मिला, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग टूल तो कोई था नहीं। वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रॉन्ग था बिल्डिंग के अंदर। तो वो जब हमें पता लगता था ना कि हमने फॉर एग्जांपल एक फ्लेवर ऑफ बर्गर आज 10 पीस बेचे हैं, अगले दिन 20 बेचे, 30 बेचे, तो ये नहीं होता था। लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ऑर्गेनिकली ग्रो करता था। इसका मतलब ये कि ना हमने मार्केटिंग की ना कुछ किया, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बिल्डिंग में बात फैली कि देयर इज अ प्रोडक्ट जो हम खाने आए, वो कस्टमर खुद आके मुँह से मांगता था अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे दे दें, तो हम वो कर दिया करते थे।
फूड स्टार्ट करना इज़ नॉट एन इशू मेरे नज़दीक में। फूड मतलब आपके पास कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये नहीं स्टार्ट कर सकता। तो 3-4 चीज़ें जो ना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका मार्केट सेगमेंट क्या है, आपने किस मार्केट को ना, हर प्रोडक्ट हर मार्केट में नहीं बिकती इनिशियली। जब आपका नाम बन जाए या आपकी प्रोडक्ट मार्केट में इन हो जाए, आपको उस पर ग्रिप आ जाए ना आपकी प्रोडक्ट, फिर आप जिधर मर्जी खोलो फिर तो चल जाएगी। लेकिन इनिशियली यू शुड नो कि आपकी जो प्रोडक्ट है किस मार्केट की प्रोडक्ट है, उस मार्केट में आपने खोलना है। जो लोकेशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस लोकेशन पे खोल रहे हैं। जब मैं इनिशियली रेस्टोरेंट की हम लोकेशन ढूंढने जाते थे ना, तो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते थे वो कहते थे कि सर यहाँ पे देखें पार्किंग का बड़ा इशू, पार्किंग बड़ी एम्पल है। तो मैं सोचता था यार क्या पार्किंग लगे रहते हैं, पार्किंग क्यों, पार्किंग तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने लोकेशन आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ लोकेशंस एक्चुअली ऐसी होती थी जहाँ पे लोकेशन वाइज वो प्रॉब्ली बड़ी अच्छी थी, विजिबिलिटी वाइज बड़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं थी। तो मैं कहता था यार इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम खोल लेंगे, कोई इतना इशू तो नहीं है। लेकिन इवेंचुअली जाके पता ही लगा कि कस्टमर एक्चुअली इस चीज़ को बड़ी वैल्यू करता है। आप गूगल मैप्स के रिव्यूज़ खोलें, कुछ खोलें, तो अक्सर लोग ना कहीं जाके कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा, आपने टेक अवे मॉडल पे काम क्यों नहीं किया? पार्किंग का मैं आपकी बात समझ गया, बट मुझे याद है कि आपकी जो जोहर टाउन वाली ब्रांच थी उसके पीछे जोनियन जुगनू भी होता था, उनका टेक अवे मॉडल था बेसिकली। वो एयरबीएंस वाली चीज़ ही मर गई ना। हर प्रोडक्ट की ना अपनी एक वो होता है, मॉडल होता है हर प्रोडक्ट का। मतलब आपने शवारमा बेचना है, आप टेक अवे बेच सकते हैं, कस्टमर वो सेटिस्फाइड होगा गाड़ी में बैठ के खाने के लिए। उनका देखिए उन्होंने ना हर मॉडल को डिफरेंट तरीके से किया है केटर, इन द एंड किसी और ब्रांड को बना के कुछ भी करके उन्होंने कैफ़े बना के भी अपना एक और वो कर दिया मार्केट। तो कभी डीडी का मैंने देखा नहीं कि यार टेक अवे स्टोर। हमारा एक ब्रांच एक्चुअली टेक अवे डिलीवरी है। कौन सी? मॉडल टाउन वाली। मगर वो इसलिए नहीं हमने खोली कि हमने बस मॉडल टाउन में टेक अवे डिलीवरी आउटलेट खोला, वहाँ पे डाइनिंग का पोटेंशियल नहीं है। नो, वो बेसिकली इट वाज एन ऑफ शूट ब्रांच ऑफ जौहर टाउन ब्रांच। जौहर टाउन की किचन जब हमने पहली आवर फर्स्ट ब्रांच वाज जौहर टाउन ब्रांच, तो जो हमने स्पेस ली थी वो ये सोच के नहीं ली थी कि इट विल बी मतलब द हाईएस्ट सेलिंग मतलब सेल्स वाली ब्रांच। वो ग्रो करते गई डिलीवरी एरियाज़ हमारे बढ़ते गए। एक छोटी सी ब्रांच से पूरे रीजन में एरिया को केटर करना मुश्किल हो गया था। तो हमने मॉडल टाउन ब्रांच खोली थी, जौहर टाउन ब्रांच की एज एन ऑफ शूट डिलीवरी की, क्योंकि वहाँ से हमने उस जो मॉडल टाउन वाले एरिया था, पहले हम जौहर टाउन से डिलीवर कर रहे थे, उसके नंबर्स अच्छे थे डिलीवरी के, तो हमने उस एरिया के डिलीवरी को सेपरेट कर दिया कि जौहर टाउन ब्रांच से प्रेशर कम हो जाए, कस्टमर को बेहतर खाना मिलेगा, टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें ऑपरेशनल चॉइस थी एक। बट अगेन हैविंग सेड दैट, वो जब खोला था हमने तो हमने ये सोच के खोला था इट विल बी अ क्लाउड मॉडल, बट वी रियलाइज लेटर के यार इसका पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है। हमने उस पर बोर्ड शोर्ड लगा के तो वहाँ पे टेक अवे भी बड़ा अच्छा चलता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कि वहाँ पे डाइन इन मॉडल होना चाहिए, प्रॉब्ली सूनर और लेटर वो शायद वो डाइन इन पे भी शिफ्ट हो जाए। फास्ट फूड में नहीं आता ना, यानी कि विद इन 2 मिनट्स रेडी वाला पार्ट नहीं है आपका। विद इन 2 मिनट्स अब आपको कोई भी रेडी, वैसे ही नहीं कोई भी रेडी करके देता, यू नेम इट। मतलब कि आप जो फास्ट फूड जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी आपको 2 मिनट में दे देते हैं, वो अब 5-6 मिनट वो भी लगा देते हैं। 6-7 ईयर्स अगर आप पीछे जाएँ या उससे थोड़ा सा पहले, और तो मैकडॉनल्ड्स की ड्राइव थ्रू वाज वेरी डिफरेंट टू व्हाट इट इज़ नाउ। वहाँ पे अगर आप जाएंगे अब आपको क्यूज़ भी मिलेंगी कि आपने अगर आप फॉर एग्जांपल गाड़ी के नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, अगर आपने वेट किया हुआ है, आपके कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं है तो आप आगे वेट कर लें। इनिशियली जब आप जाते थे तो आपके पास उसी विंडो पे ऑर्डर होता था और उसी विंडो पे आप पेमेंट करते थे और आपका खाना आपको नेक्स्ट विंडो से इंस्टेंटली आपको मिल जाता था। दैट वाज एक्चुअली फास्ट फूड जो आप रेफ़र कर रहे हैं। अब आप अगर मैकडॉनल्ड्स की ड्राइव थ्रू स्टडी करें तो आपको पहले टच पॉइंट पे आपको वो रोकते हैं जहाँ पे आप फ़ोन जो आप कह लें वायरलेस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं अपना, वो अब विंडो पे नहीं होता 10 मिनट का, और आपके आगे 7-8 गाड़ियाँ पहले से खड़ी होती हैं क्योंकि वो कैश की क्यू चल रही होती है, फिर आगे जाके वेटिंग चल रही होती है जिसने ऑर्डर पिक करना है। तो फ्रॉम ऑर्डरिंग टिल योर ऑर्डर रिसीविंग इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स आपको ड्राइव थ्रू के अंदर। लेकिन हमें पता नहीं लगता क्योंकि हम एक हाँ एग्जैक्टली वो फील उस तरह फील नहीं होता। लेकिन आप अंदर भी खड़े होंगे आपको 10 से 15 मिनट में उतनी देर में आपको टेक अवे ऑर्डर मिल जाएगा। जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ के क्या कहते हैं, जो आपका मॉडल है ना वो आप स्टडी ज़रूर करें कि किस मॉडल पे आप ड्राइव थ्रू हमारे मॉडल के लिए प्रॉब्ली इतनी फीजिबल नहीं है। जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड वो चेंज हो चुके हैं QSR के अंदर। QSR इज़ क्विक सर्व रेस्टोरेंट। फास्ट फूड का मॉडल वर्ल्ड वाइड ख़त्म हो गया हुआ है। इवन जो बिगर चेन्स हैं वो भी रेडीमेड फूड से हट के मतलब ऑर्डर कुक टू ऑर्डर वाले फूड पे जा चुकी हुई हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, AI काफ़ी सिस्टम्स AI बेस्ड भी हो रहे हैं अब। ऑब्वियसली आप भी कर रहे होंगे अभी और प्रोजेक्शंस वगैरह पे बेस्ड कर रहे होंगे। फ्यूचर में ज़रूर होगा। वी आर वर्किंग ऑन समथिंग।
अभी तक उस चीज़ को करते करते 1 साल तो गुजर गया है, तो लेट्स सी कि अभी और कितना टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली वी प्लान टू डू समथिंग वेरी गुड विद आवर सिस्टम्स। उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम हमारे लिए भी नया है और जिनसे हम करवा रहे हैं उनके लिए भी नया है। तो वो अगेन हिट एंड ट्रायल पे ही अभी चल रहा है। आइडिएशन फेज से हम आगे जा चुके हुए हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी पे भी वर्किंग हो रही है, लास्ट फेज़ पे वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि वो ना विद इन अ मंथ वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसको रोल आउट कर सकते हैं। ठीक है यार, इस पर क्लोजिंग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिक जेनरिक क्वेश्चन इससे नहीं किए क्योंकि सबको पता है डेली मौजूद है। बेसिकली हमने जो स्ट्रगल्स पे भी गौर किया, ऑपरेशनल चॉइसेस पे भी गौर किया और आपकी स्टूडेंट लाइफ पे भी गौर किया। अब इन द एंड मेरा जो फाइनल क्वेश्चन होगा, हमारी बातचीत हो चुकी है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी प्रमोशन तो नहीं करूँगा बट एक स्ट्रगल्स भी का बताऊँगा ज़रूर कि आपने भी एज ए मार्केटिंग एजेंसी ओनर शुरू तो आपने पहले बेसिकली उस निश में घुसे, आपने जॉब किया, आपने उसके बाद आपने क्लाइंट लिए और उस पर किया। तो अभी आप क्या अभी भी आउटसोर्सिंग मार्केट की कर रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं वो मुझे मालूम है, बट ऑडियंस के लिए, और अगर कह रहे हैं तो इन द एंड जब आप हार्डकोर मार्केटर थे तो आपको एजेंसी की नीड इन द एंड पड़ी क्यों? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एक बंदे का होता है ना शौक, मुझे पता है आपका खाना ऑपरेशन भी शौक था बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ना इन द एंड, यानी कि होनी नहीं चाहिए मैंने बोल दिया, बट एक अपना बंदा शौक था। तो क्या आप खुद ही नहीं कैंपेन पे काम कर रहे होते अपने? देखें, चीज़ें आउटसोर्स करना ना वॉज अ नीड ऑफ द आवर। मतलब हम हर चीज़ खुद नहीं कर सकते, मार्केटिंग भी खुद करने, ऑपरेशन भी खुद करने। ऑपरेशन ना इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। देयर वाज अ टाइम जब मैं रात को ना 3-3, 4-4 बजे तक घर नहीं आता था कि काम कर रहे हैं जी। अब जो इस फेज़ में होता है ना, सिर्फ उसको पता होता है वो क्या चीज़। मैं अपने घर वालों को जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि मैं रात को 3 बजे क्यों आता हूँ। वो आई एम श्योर शक तो ज़रूर करते होंगे यार, मैं भी झूठ बोलता है कि कोई नहीं काम कर रहा था, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी हम कहीं ना कहीं ज़रूर होते थे। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप किचन में खड़े होकर ऑपरेशन देख रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चल रही होती थी। जब एक सिंगल ब्रांच थी ना, उस वक्त हम रात को दोस्तों के साथ भी जाके बैठ जाते थे या थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर वापस ब्रांच पे आ गए। तो इस तरह भी होता था। सिर्फ ये नहीं कि 12-13 घंटे आपने रेस्टोरेंट पर ही रहना है। यू हैव टू मेक अ बैलेंस, अपने वर्क लाइफ बैलेंस भी करना होता था। तो इट टुक टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिज़नेस। ठीक है, जो मार्केटिंग वाला पार्ट है आउटसोर्स क्योंकि ज़रूरी, मतलब कि आप मेरे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना खाली मैंने मार्केटिंग करनी है, मेरा स्कोप बहुत लिमिटेड है। ऐसे मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपोजर के हिसाब से मार्केटिंग देखता हूँ, या ऑनलाइन आपने देख ली, कहीं कुछ कर लिया। जब आप आउटसोर्स करते हैं ना, तो आउटसोर्स में एडवांटेज ये होता है कि देयर आर लॉट ऑफ ब्रेन्स वर्किंग ऑन वन कैंपेन। तो जो हर मतलब कि हमारी अपनी एक थीम है, उस थीम के अंदर रहते हुए प्रॉबली मुझसे बेहतर वो जो एजेंसी बैठी हुई है वो बेहतर सोच सकती, क्योंकि वो एक ब्रेन पे काम नहीं करी, उधर 4-5 ब्रेन्स बैठे हुए जो कि एक कैंपेन डिसाइड कर रहे होंगे, उसको फिल्टर आउट करके बेहतर चीज़ निकाल के दे सकते हैं। जो फाइनल चीज़ आती है वो विदाउट आवर अप्रूवल नहीं जाती कभी। बेसिकली एज एन एजेंसी ओनर, द ओनर ऑफ डेली इज सेइंग कि बंदा जितना मर्जी अपने को मार्केटर मानता हो, समझता हो, इन द एंड दे शुड हायर मार्केटिंग एजेंसी जब वो स्केलिंग पे जाते हैं। और मेरे ख्याल में तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ऐड चलेगी है। हर चीज़ खुद नहीं हो सकती कभी भी। तो बेहतर ये कि उसको मतलब आउटसोर्स में मेरी इसमें राय है कि स्पेशली किसी यंगस्टर की एजेंसी को ज़्यादा देना चाहिए, बिकॉज फ्रेशर आइडियाज़। मेरे ख्याल से एजेंसी का नाम ले लेंगे, इस एजेंसी को देना चाहिए, क्रिएटिव्स को देना चाहिए। ठीक है हारिस भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैंने फोर्सफुल एक वो एंड पे अपनी टेस्टिमोनियल ले लिए वगैरह, आपको अपनी सर्विस दी है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू।